अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा नॉवेल है। केयरिंग हीरो है, लविंग हीरो है, इनोसेंट तो नहीं, स्ट्रॉन्ग हीरोइन है, काफ़ी मुफट टाइप है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। शब उरूसी के तर्ज का सजा हुआ दरमियानी कमरा जो नए फर्नीचर से आरास्ता था। कमरे में ताज़ा रंगो रोगन किया गया था। वो खुशबू भी अभी तक कायम थी। कमरे के वस्त में एक ऊंची पुश्त वाला बेड था जिस पर गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। बेड के वस्त में वो वजूद बैठा था कि अगर अंधेरा होता तो शायद नज़र ही ना आता। गहरे सुर्ख रंग के उरूसी जोड़े में मलबूस वो वजूद लैला इकराम का था जो कुछ देर पहले ही लैला मुज्तबा बनी थी। गहरा उरूसी मेकअप किए, गोल्डन ज्वेलरी पहने, हाथों पर मेहंदी लगाए, वो पोर पोर मुज्तबा अहमद के लिए सजाई गई थी। मगर अजीब बात थी, ना उसके दिल में कोई खुशी थी, ना किसी सखी सहेली ने उसका श्रृंगार करते उसे शौक जुमलों का तबादला करते छेड़ा था। ये कैसी शादी थी? उसे तो गोया किसी बोझ की तरह उतार फेंका गया था। लैला इकराम पर यह नाम बिल्कुल सूट करता था क्योंकि वो काली रात की मान तो थी ही, ना वो सनोली थी, ना ही वो कभी ब्राउन रंग गाने पर फ्लैक्स कर सकती थी क्योंकि उसकी रंगत सियाह थी। 4 बहनों और एक भाई की वो सबसे बड़ी बहन थी। उसकी बाकी बहन भाई एक से बढ़कर एक थे। सबसे खूबसूरत तो माहगुल थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह गुलाब की फूल जैसी। वो अक्सर उसे छेड़ा करती थी कि अम्मा अब्बा ने लैला बाजी को अफ्रीका से इम्पोर्ट किया है, और वो बस मुस्कुरा देती। ख़ानदान की हर दावत के बाद उस पर एक जलजला टूटता था। माँ सबकी बातें सुनने के बाद सारी तलखी उस पर निकालती थी, गोया सिया रंगत में उसका कोई कसूर हो। रोज़ नित नए नुस्खे, क्रीमें और ना जाने क्या क्या वो अपनी 22 साल ज़िंदगी में इस्तेमाल करती आई थी। पढ़ने का शौक़ बहुत था मगर FA के बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। वजह माली मसाइल नहीं थे। उनके वालिद की शहर की मसरूफ़ मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। वजह उसका एतमाद था। उसने होश संभालते ही ये सुना था कि उसमें कोई नुक्स है। एक दिन आईना देखा तो पता चला कि क्या नुक्स है। गहरी सिया रंगत को ये मुआशरा नुक्स ही तो कहता है। क्लास के बच्चे उसे साथ बैठाने न देते थे, गोया वो बख्स हो। कोई उसे काली माता कहता तो किसी को उसके मज़हब की फ़िक्र होती। मुसलमान तो इतने सिया नहीं होते, तुम ईसाई हो क्या? ये जुमला भी उसे रट चुका था। आने वाले सालों में उसका ये नुक्स उसका सारा एतमाद ले उड़ा। कॉलेज में नित नए फैशन करने वाली लड़कियों के सामने वो इतना दबती थी कि ना ही अच्छे नंबर ले सकी और ना ही यूनिवर्सिटी में दाखिला। 4 साल पहले इंटर पास करने के बाद उसने ख़ुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। उसके ख़ानदान में सारे मुकम्मल थे, कद काट में, रंगत में, नैन नक्श में। सिर्फ 2 लोग थे जो नामुकम्मल थे, एक लैला अकरम और एक मुज्तबा अहमद। वो अल्लाह ने उनकी जोड़ी मिला दी थी। महीना पहले ही तो रिश्ता हुआ था और महागुल हंसते हुए कह रही थी कि अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। महागुल बाज़ औक़ात बहुत तल्ख़ जुमले कह जाती थी, बल्कि ख़ानदान के तमाम मुकम्मल लोग ही इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे और ख़ानदान की दावतों में तो वो दोनों वजूद ही गायब होते थे। बड़े अरसे तक उसने अपने इस नुक्स की वजह से आंसू बहाए थे। अनगिनत बार उसका दिल टूटा था। लोगों के जुमले सुन कानों में तेज़ाब की तरह लगते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो समझ गई कि अल्लाह ने कहीं भी सिया रंगत को नुक्स नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने किसी का दिल दिखाने वाले को बुरा कहा है। तो लैला इकराम बुरी नहीं थी, वो मुकम्मल लोग बुरे थे। खैर, जोड़ी तो उनकी अल्लाह मिलाई थी। सिया रंगत की हामिल 5 फुट 1 इंच कद वाली लैला के लिए किसी गोरे चिट्टे का रिश्ता थोड़ी ना आना था। उनके लिए 5 फुट 10 इंच कद सनोली रंगत और पतली जिसामत वाले मुज्तबा अहमद जैसे शख्स का ही रिश्ता आना था, जिसके पास अभी कोई मुस्तकिल नौकरी भी नहीं थी। मुज्तबा ने MA इकनॉमिक्स किया था और अभी तक बेरोज़गार था। वो आर्जी तौर पर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में लेक्चर्स देता था, कभी कभार एकेडमी भी पढ़ा देता था। ताई ने लैला का रिश्ता मांगा तो माँ ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। अम्मा, घर मर्द की जेब से चलते हैं और शादी औरत के हुस्न से कामयाब होती है। रिश्ता आने के अगले दिन ही उसने महागुल की बात सुनी थी। क्या करूं फिर? बैठाए रखूं इसे अपने सीने पर? बाकियों का ना करूं? 1 साल छोटी है तो इससे तेरे रिश्ते आ रहे हैं मगर इसे कोई नहीं ले रहा।
वो रज़ाई टाकते हुए बड़े तल्ख लहजे में बोली थी। लैला ने उसकी बात सुनकर चुप्पी साध ली थी। इनकार करने की न औकात थी न इजाज़त। सो आज वो रुखसत होकर मुश्तबा अहमद की सेज पर आ बैठी थी। अपनी सियाह हथेलियों पर नज़रें जमाए वो अपनी अब तक की ज़िंदगी गोया याद कर रही थी। कोई भी वाक़या खुशगवार नहीं था। बकाया ज़िंदगी न जाने कैसी गुजरनी थी। एक लंबी सांस फ़ज़ा के सुपुर्द करते वो सर उठाकर कमरे में नज़रें दौड़ाने लगी। घड़ी 12 बजा रही थी और वो 9 बजे से कमरे में थी। मुश्तबा अब तक नहीं आया था। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया था। लैला सराहत से सर झुका गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके बेड के पास आ बैठा। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने पतली जसामत वाला वो मर्द कुछ तौक़ुफ़ बाद उसके पास बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। लैला ने आज गौर किया था। माजरत, आपको इंतज़ार करना पड़ा, वो बोला तो लैला ने ज़रा सा सर उठाया तो नज़रें उसकी बाहम एक दूसरे में पेवस्त हाथों पे गई थी। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी। लैला को उसके हाथ अच्छे लगे थे। आप चेंज कर लें लैला, अगर थकावट महसूस कर रही हैं तो, वो झिझक कर बोल रहा था। दोनों की आपस में कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, बल्कि बाकी तमाम कज़िन्स एक दोस्त से काफ़ी हद तक फ्रैंक थे। लैला सर हिलाकर उठ खड़ी हुई थी। कदम नीचे रखते तो चप्पल नहीं थे, उसकी हील ही थी जो उसने उतारी थी। वो शेषो पंच में खड़ी टांगे लटकाए यूं ही सोचने लगी कि क्या करे। महाकुल ने चप्पल तो रखी थी सूटकेस में, लेकिन वो कहाँ थी, वो किस में थी, ये उसे याद नहीं था। ओफ, अब सारे सूटकेस खोलने पड़ेंगे। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, काश गुल को ही कह दिया होता। क्या हुआ, उसे शेषो पंच में मुब्तला देखकर वो बोला था। वो चप्पल नहीं है मेरे पास, वो अटक अटक कर बोली। उसकी मालकियत में आए पहली दफ़ा बोली थी तो फितरी झिझक आड़े आ रही थी। अच्छा, ये पहन लें। वो बेड के पास पड़ी, अपनी चप्पल उसके आगे कर गया। लैला ने झिझकते हुए वो चप्पल पहन ली, मगर उसे लगा कि शायद चप्पल ने ही उसे पहन लिया है। भारी लहंगा और बड़ी चप्पल पहनने के नतीजे में वो अगले ही पल लड़खड़ाई, मगर मुश्तबा ने उसे बाजू से थाम कर गिरने से बचा लिया। वो गिरने के डर से उसकी कमीज़ को सीने से मुट्ठियों में जकड़ गई थी, जबकि बड़ी बड़ी सियाह गहरी आंखें खौफ व हरास से फैल गईं। ध्यान से, वो बोला तो उसकी आवाज़ और गर्म सांसें सीधी लैला के दाएं कान से टकराई थी। वो झरझरी लेकर उठी थी। यहाँ बैठें, वो उसे सहारा देता हुआ बेड पर वापस बैठा गया। लैला धड़कते दिल से उसे अलमारी की तरफ जाता देखने लगी। कुछ लम्हों बाद वो पलटा तो हाथ में एक चप्पल का डिब्बा था। आपकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैंने चंद दिन पहले ही ले ली थीं। इस खाने में बाकी चीज़ें भी हैं, टूथब्रश, फेस वॉश वगैरह वगैरह। वो अलमारी की तरफ इशारा कर रहा था। लैला सर हिला गई। वो जूते का डिब्बा खोलता सियाह रंग की इस नफीस सी चप्पल को उसके पैरों में रख गया। पहन लें, उसे गायब दिमागी से अपनी तरफ देखता पाकर वो बोला तो लैला ने चप्पल पहन ली। वो उसकी पैरों में बिल्कुल फिट थी। वो हैरानी से देखने लगी, भला उसका नंबर उसे कैसे पता था। अपना एक ट्राउज़र शर्ट लेकर वो वॉशरूम में गायब हुआ तो वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। धीरे धीरे वो अपना जेवर उतारने लगी। शुरुआत हाथों से की। अंगूठियाँ उतार कर उसने चूड़ियों और कंगन उतारी। भारी जोड़े में इतनी देर से खड़े वो हाँप गई थी। तभी तौलिया से सर पोंछता हुआ मुश्तबा वॉशरूम से बाहर निकला। उसे दुपट्टे से उलझता देखकर वो उसके पास ही चला आया। लैला खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। मुश्तबा ने तौलिया पास लगे स्टैंड पर लटका कर कोने में पड़ा स्टूल खींचकर उसके पास रखा। इस पर बैठ जाएं, मैं मदद कर देता हूँ आपकी, वो सादगी से बोलता। उसके दिल की धड़क आ गया था। दुपट्टा पिनों से आज़ाद करके मुश्तबा ने उसके वजूद से नहीं उतारा था। वो उसकी शर्म व हया को समझ रहा था। एक एक करके वो उसके जूड़े में लगी सारी पिन्स उतार गया। शुक्र, लैला ने बेसाख्ता ही एक शुक्र का सांस लिया था। पार्लर वाली ने ना जाने कौन कौन से सरे पे उसके बालों में किए थे, स्प्रे उसके बालों में किए थे कि उसके बाल अकड़ चुके थे। इस वक्त वो बस बाल धोकर पुरसुकून होकर सोना चाहती थी, मगर ख्वाहिशात किसी और की ताबे हो चुकी थीं। सारी पिन्स उतार कर मुश्तबा अब उन्हें इकट्ठा कर रहा था। लैला ने नोट किया वो काफ़ी नफासत पसंद था। तभी वो हाथ बढ़ाकर गर्दन में पहना हुआ हार उतारने लगी। भारी दुपट्टा उसके कंधों पर पड़ा था। दोनों हाथ उठाकर उसने नेकलेस की डोरी खोलने की कोशिश की, मगर वो शायद बालों में अटकी हुई थी। खींचने पर उसकी बेसाख्ता ही आह निकली। अरे रुकें, मैं कर तो रहा हूँ। वो फ़ौरन ही उसके हाथ थामकर ज़रा खफगी से बोला और बहुत आराम से उसकी डोरी खोल दी।
आपके कपड़े भी इधर अलमारी में हैं। उसकी ज्वेलरी को समेटता वो मसरूफ से अंदाज में बोला। लैला ने एक गहरे नीले रंग का लॉन का जोड़ा निकाला और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो नहाकर निकली तो वो खाने की ट्रे और चाय का कप लिए हुए बैठा उसका इंतजार कर रहा था। बाल वो वॉशरूम से ही खुशक कराई थी, सो बाहर आकर बस दोनों साइड से पकड़कर एक छोटा सा क्लचर लगा लिया। खाना खा लें, फिर चाय ठंडी हो जाएगी। वो दोनों निहायत ही सोच समझकर और फॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे। लैला तो अपनी फितरत झिझक के बाइस ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, मगर इन दोनों के बात ना करने की दूसरी बड़ी वजह उनकी खुद की ज़ात थी। दोनों में की एतमाद की कमी थी। लैला हिम्मत मजतमा करती हुई सोफे पर बैठ गई। वो मेरा शौहर है, मुझे इतना हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, वो तय कर चुकी थी। वो मेरी बीवी है, अगर मैं ही गुरेज करूँगा तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी तरफ भी इरादे पुख्ता थे। लैला ने एक ही प्लेट में सालन निकाला तो मुश्तबा हैरान हुआ, मगर जब उसने पहला लुकमा उसके मुंह के सामने किया तो अब की बार लैला हैरान हुई थी और फिर दोनों ही हंस दिए। उसके कानों में महागुल की आवाज़ गूंज रही थी। उस शादी को कामयाब करने के लिए इस मुआशरे के मुताबिक वो दोनों ही नाअहल हैं, मगर खुदा ने कामयाब शादी का राज बाहमी मोहब्बत रखा है और इन दोनों ने मोहब्बत और इज़्ज़त चुन ली थी। निजात न जाने जीत किसकी होने वाली थी। अगले दिन वलीमा भी यूं ही मसरूफियत में गुजर गया। वो दोनों ख़ानदान के लोगों के बीच बैठे कनखियों से एक दूसरे को देखते थे। एक खुश शौक नौबिहाता जोड़ी लग रहे थे। कई नज़रों ने हैरत से उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था और फिर ताली मारकर हंस दिए, ये कहते हुए कि अल्लाह मिला एक जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। वो वलीमा ख़त्म हुआ तो ज़िंदगी धीरे धीरे मामूल पर आने लगी। आज शादी के बाद मुश्तबा ने पहली दफ़ा कॉलेज जाना था। इसके ससुराल में ज़्यादा लोग ना थे। एक नंद जो यूनिवर्सिटी जाती थी, सास और ससुर। उसकी ताई काफ़ी नरम तरबियत की मालिक थी। लैला ने भी ज़िंदगी मामूल पर आते ही घरदारी संभाल ली थी। आज वो सुबह से किचन में घुसी नाश्ता बना रही थी। गाजरी रंग के सादा से लॉन के जोड़े में लंबे घने भालों की ढीली सी चिटिया बनाए, सूट के हमरंग दुपट्टा शानों पर फैलाए वो काफ़ी मसरूफ़ लग रही थी। मुश्तबा तैयार होकर अपना बैग लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। एक नज़र मसरूफ़ सी बैठी बीवी पर डाली और मुस्कुरा दिया। चंद दिनों में वो दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर ही बातें कर रहे थे। ये गोया उनकी खामोशी की ज़ुबान थी। उसने पाए बनाए थे और सब ने ही बहुत तारीफ़ की थी। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मुश्तबा जाने के लिए उठा तो उसकी सास फ़ौरन बोली थी, जाओ बेटा, गेट तक रुखसत कराओ मुश्तबा को। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली तो वो सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। मुश्तबा ने गेट के पास खड़ी बाइक को स्टार्ट किया तो लैला गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। काफ़ी चमक रही हैं आज। वो गेट से बाइक निकालते हुए दो पल को उसके पास रुका, दाएं हाथ की दो उंगलियां से उसका गाल छुआ और चला गया, जबकि वो उसी लम्हे के हिसार में कैद वहीं खड़ी रही। क्या वो उसकी तारीफ़ करके गया था? वो बेयकीन सी थी। यकीन कैसे आता? अपने 22 साल ज़िंदगी में उसने पहली दफ़ा किसी से अपने हुस्न की तारीफ़ सुनी थी। किसी ने उसके चेहरे की, उसकी ज़ात की तारीफ़ की थी। वो वापस आकर इतनी ही देर खुद को आईने में देखती रही। वैसे ही तो हूँ, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब उसे अपने चेहरे पर ढूंढने से भी कोई कुछ कशिश नज़र नहीं आई तो थक कर वापस बैठ गई थी। यूं ही कह दिया होगा। वो बेदिली से मुस्कुरा कर कमरा समेटने लगी। दोपहर को भी यूं ही गायब दिमागी से खाना बना रहे थे जब कोई चुपके से उसके पोस्ट पर आ खड़ा हुआ और भारी आवाज़ में उसके कान के करीब गुनगुनाया था, ओ मेरी लैला लैला लैला। वो चौंक कर पलटी तो चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। सलाम भी लेते हैं। उसे शर्माता देखकर वो हाथ में पकड़ी फाइल उसके सर पर बजाकर बोला था, आने वाले का फ़र्ज़ होता है सलाम लेना। वो जताकर बोली थी और रैक से ग्लास लेकर उसे पानी देने लगी। चलें जनाब, हम ही ले लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुश्तबा ने पानी का गिलास थामते हुए एक शौक सी जिसारत करते हुए कहा और बौखलाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। शर्म करें, किचन है, अभी तैम्मी आ जाएंगी। वो बेदिहानी में ही उसके बाजू पर चपत मार गई। आने दो, मैं बताऊंगा उन्हें कि उनकी बहू रोमांस करने पर चपेड़ मारती है। वो शौक से मुस्कुराहट से बोला तो लैला हंस दी थी। जल्दी आ गए आप? वो हंडिया में चम्मच हिलाते हुए सवाल करने लगी। हाँ, कुछ बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो क्लासेस नहीं हुई। उसका जवाब पर लैला ने सर हाँ में हिलाया था। अगले दिन उनकी पुप्पो ज़ाद आ गई थी। उनके शौहर पेट्रोलिंग पुलिस में थे और वो शादी पर ना आ सकी थी। लैला किचन में खाना बना रही थी जब मुश्तबा भी उठकर उसके पास ही आ गया। एक तो उसे लोगों में बैठना और बात करने का कोई तजुर्बा ही नहीं था, दूसरा उसने लैला के खाना बनाने में मदद करने का सोचा था तो किचन में ही चला आया। उनकी फुप्पोजाद फरहीन के 2 बच्चे थे, जबकि कुछ ख़ानदान में सबसे बड़ी कज़िन होने का रौब था
और कुछ उनके शौहर की नौकरी का कि ख़ानदान में हर कोई ही उनसे दबता था। लैला की अम्मी को फ़रहीन के आने की खबर हुई तो वो भी चली आई थी। मुमानी, वैसे बड़ी ज़्यादती कर दी आपने लैला से। अरे कहाँ वो तिनके की जान वाला मुश्तबा। और इधर उधर देखती सरगोशी से बोली। किचन में मौजूद लैला और मुश्तबा के कान खड़े हुए थे। मुश्तबा तो वैसे ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार लगता है। उसकी बात पर लैला की माँ ने पहलू बदला था। ना कोई काम ना धंधा, बस काली ही थी रंग की, और तो कोई नुक्स नहीं था ना आपकी बेटी में। कसमें, बड़ी ज़्यादती की है आपने। वो चाय में बिस्कुट डुबो कर बड़े अफसोस से बोली थी। लैला सराहत से पलटी। किचन में मौजूद टेबल पर मुश्तबा बैठा प्याज काट रहा था। उसकी नज़रें खुद पे महसूस करते हुए सर उठाकर उसे देखने लगा। ये अल्फाज तो नए नहीं थे। वो अपने तमाम दोस्तों से, कज़िन से, हत्ता कि कुछ स्टूडेंट से भी ऐसा मजाक सुन चुका था। अब तो उसे लगता था कि ऐसे अल्फाज असर नहीं करते हैं। क्या हुआ है? मगर उसे गलत लगता था। ये अल्फाज आज भी इतने ही तकलीफदा थे। उसका सबूत उसकी भारी आवाज़ थी। उसे खुद की ज़ात से ज़्यादा लैला की ज़ात पर किए गए तबसरे का दुख हुआ था। उसकी बीवी की रूह पर भी ऐसे ही ज़ख्म लगे थे। वो 2 कदम चलता हुआ उस तक आया। खूबसूरती की ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें लिखा हो कि सियाह रंगत वाले इंसान खूबसूरत नहीं होते। वो उसके मुकाबले खड़ा होता हुआ मजबूत लहजे में बोला था। और कामिलियत की ऐसी कोई किताब नहीं जो कहती है कि पतले लोग नामुकम्मल हैं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, एक दूसरे की तकलीफ़ पर मरहम रख रहे थे। मेरा शौहर एक मुकम्मल परफेक्ट इंसान है और मेरे मुश्तबा का दिल सबसे खूबसूरत है। वो रोते रोते उसके सीने से लग गई। मुश्तबा हैरत से उसे देख रहा था। अपनी ज़ात के बारे में कोई खुशगवार जुमला उसने आज पहली बार सुना था। प्याज मैं काट रहा हूँ, रो तुम रही हो। उसे अपने सामने करता हुआ वो नॉर्मल से अंदाज में बोला। मैं नहीं रो रही, वो अपने आंसू साफ करती बोली। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, किसी के कदमों की आहट सुनकर कुर्सी पर जा बैठा। उसका सास खाने का पूछने आई हुई थी। खाने का दौर चला तो फ़रहीन बाजी भी ठिठे लगाने लगी थी। अरे लैला, मुश्तबा के साथ कोई भारी चीज़ बांध कर भेजा कर बाहर, उड़ गया कहीं तो कहाँ ढूंढती फिरेगी। उसके ठट्टे पर उसके बच्चों के सिवा कोई भी नहीं हंस रहा था। लैला ने 1 सुना, 2 सुनी, 3, 4 और फिर उसकी बस हुई थी। मुश्तबा कोई नौकरी वगैरह भी मिली है या नहीं? अब की बार आवाज़ में तंज था। इससे पहले मुश्तबा अच्छे बच्चे की तरह जवाब देता लैला बोल पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़रहीन बाजी लेक्चरार हैं, मेरा शौहर, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। कम भी है तो क्या हुआ, हलाल तो है ना। हराम के 10 रुपये से हलाल हक का 1 रुपया काफ़ी है। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का कि आखिरत में अजाब अलग और दुनिया में शक्ल पर लानत अलग। वो इतने बड़े बड़े पेट होते हैं हराम खाने वालों के, और शक्ल ऐसी मनहूस हो जाती है। अब क्या बताऊँ आपको फ़रहीन बाजी, अल्लाह माफ़ी रखे बस। वो कानों को हाथ लगाती मासूमियत से बोल रही थी। ये हुई ना बात। फ़रहीन बाजी, ज़ियाद भाई जान को कौन सा महीना चल रहा है भला? चाय का घूंट भरती हुई वो बड़ी संजीदगी से बोली। फ़रहीन रुक कर उसे देखने लगी थी। मुझे लगा आप शायद थक गई हैं तो ज़ियाद भाई ने सोचा कि अब फैमिली वो बना लें, आप रेस्ट करें। उसका इशारा फ़रहीन के शौहर ज़ियाद के बड़े हुए पेट की तरफ था। फ़रहीन सटपटा गई, जबकि लैला की सास और नंद ने मुस्कुराहट दबाई थी। बात मुकम्मल करते ही लैला ने एक पुरजोर कहकहा लगाया। मुश्तबा अभी तक उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। लैला ने उसका हाथ दबाया और आंखों ही आंखों से घूरा, और अगले ही पल वो उसकी बात समझता बुलंद मजनूई खैफा कहकहा लगा रहा था। लानत है मुश्तबा तेरी मर्दानगी पर, कैसे वो जलील कर रही है मुझे और तू ठट्टे लगा रहा है। वो नाक की तरह फन फैलाकर बोली थी। अरे गुस्सा न करें बाजी, वो बस मजाक कर रही है। वैसे भी हमारे घर में इज्जत करें और इज्जत करवाएं का उसूल चलता है। हम तो खुद इज्जत करते हैं तो फिर इज्जत मिलती है। इससे पहले कि उसकी बात का जवाब भी लैला देती, वो उसका हाथ दबाकर ज़रा लाचारी से बोला था। फ़रहीन को लगा अब उसकी कोई नहीं सुनेगा, सो सामान बांधा और वापसी की राह ली थी। अगली दफ़ा जब मैं आपका ऐसे हाथ दबाऊं तो समझ जाना आपने अब कह लगाना है, ठीक है? लैला रात को उसे समझा रही थी। और जब मैं तुम्हारा हाथ दबाऊं तो समझ जाना कि अब तुमने चुप होना है। मुझे लड़ना नहीं आता यार, सीधा साधा सा बंदा हूँ। वो हंसते हुए सादगी से बोला था। मेरे लिए भी नहीं लड़ेंगे? वो सिया रंगत की हामिल लड़की गर्दन उठाए लहजे में खफगी और मान समोए उस दुबली पतली जिसामत वाले मर्द की आंखों में देख रही थी। लड़ने के लिए कौन सा इशारा रखना है? मुश्तबा ने झुककर उसका गाल छूम लिया तो वो तिमतिमात चेहरा झुका गई थी, जबकि उसकी बात ने इर्द गिर्द तितलियां बिखेर दी थी। मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए सीख लूँगा।
नरमी से उसके कमर के गिर्द बाजू कसता हुआ उसका माथा चूमकर बोला था। लैला के पेट में तितलियां रक्स करने लगी। क्या देख रहे हैं? उसे मुसलसल अपनी तरफ तकता पाकर वो हिजाब ज़दा लहजे में बोली थी। तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। वो थोड़ा सा झुककर बोला। ना करें, नहीं नज़र आएगी। वो खुद ही हंसकर बोली थी। तुम्हारे नज़दीक खूबसूरती क्या है? गोरा रंग, ऊंचा कद, तीखे नैन नकुश। यकीन करो, मुझे तुम्हारे अलावा दुनिया की कोई औरत खूबसूरत नहीं लगती। मैं तो नज़र भरकर देखता भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी लैला के मयार की नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं अपनी फ़िक्र भूल जाता हूँ, मेरे दिल में सुकून उतर जाता है। क्या ये खूबसूरती से ज़्यादा कीमती नहीं है? लैला बिना आंखें झपके उसे सुन रही थी। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आदत, तुम्हारा अखलाक। मुझे समझ नहीं आता कि खूबसूरती का क्या मयार है, लेकिन वो जो भी है लैला मुश्तबा इस पर पूरा उतरती है। उसकी कमर से हाथ हटाए वो उसके दाएं गाल पर हाथ जमा गया था। लैला हंसती थी। वो शायद खूबसूरती की तारीफ़ नहीं जानता था, या शायद वो ही खूबसूरती की असली तारीफ़ जानता था। महागुल का एक ऊंचा अमीर घराने से रिश्ता आया तो माँ ने झट मंगनी पर बिया वाला काम किया था। इतना अमीर खूबसूरत लड़का, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ थोड़ी मिलते हैं। हफ्ता बाद माकुल की शादी थी और कुछ दिन पहले ही मुश्तबा जिन 2 कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा लेक्चर देता था वहाँ से निकाल दिया गया था। घर वालों को शादी की शॉपिंग भी करवानी थी और माकुल को तोहफा भी देना था। कॉपी पेंसिल पकड़े वो हिसाब किताब में मशगूल था जब वो चाय का कप लिए उसके साथ विराजमान हुई। क्या कर रहे हैं आप? वो उसे हिसाब किताब करता देखकर नज़रें कॉपी पर डालकर बोली थी। कुछ नहीं, बस पैसों का हिसाब लगा रहा हूँ। ये लो, तुम कल अम्मी और रिदा के साथ जाकर शादी के कपड़े ले आना, फिर महागुल का तोहफा हम दोनों परसों जाकर ले आएंगे। वो उसे 20,000 रुपये पकड़ाते हुए बोला था। अच्छा, आप नहीं लेंगे कपड़े? उसने पैसे नहीं पकड़े थे। यार, मर्द भला कब हर शादी पर नए कपड़े लेते हैं? हमारी खुद की शादी अभी पुरानी नहीं हुई है, वही पहन लूँगा। वो हंसकर बोला था। तो जनाब ये भी जान लें कि हर शादी पर नए कपड़े फिजूल खर्च खवातीन ही बनाती हैं और आपकी लैला फिजूल खर्च हरगिज़ नहीं है। वो आपकी लैला बड़ा इतरा कर कहा करती थी। शादी पर इतने कपड़े बनाए थे, वही पहन लूँगी। वो सुकून से कहती उसे पुरसुकून कर गई थी। वैसे भी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी और मुश्तबा की शॉपिंग की थी। वो जो मुँह ही मुश्किल धोती थी, अब बाकायदा अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगी थी। मेकअप अपनी स्किन टोन के मुताबिक करने लगी थी और सिर्फ खुद को ही नहीं, उसने मुश्तबा के स्टाइल को भी काफ़ी बदल दिया था। गूगल से उसकी बॉडी टाइप के मुताबिक कपड़ों की स्टाइल तलाशती, बालों के स्टाइल, और फिर वही तस्वीरें देखकर उसे सख्ती से सरजनिश करती कि बार बार से कहना ऐसे ही बाल काटे। वो जान गई थी कि लुक्स मायने नहीं रखते, बल्कि आपका स्टाइल और आपकी शख्सियत मायने रखती है। ये दोनों चीज़ें ही किसी देखने वाले को आपकी तरफ रागिब करती हैं। इन दोनों चीज़ों को देखकर ही लोग आपसे मुतासिर होते हैं। आज गुल की मेहंदी थी और हर बार की तरह इस दफ़ा वो दोनों किसी अंधेरे कुएं में नहीं बैठे थे, बल्कि एक टेबल पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। लैला स्नैपचैट का हर फिल्टर लगाकर एक सेल्फी लेती और फिर खुद ही खिलखिला देती। तस्वीरें बनाकर फारिग हुई तो रील्स देखने लगी। गोया वो दोनों ही अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ थे। पूरी महफिल में चमकदार आँखों वाली, तमतमाते चेहरे और गालों पर हमा वक्त गुलाल खिलाए लैला मुश्तबा छाई हुई थी। मुश्तबा और लैला के कहो के लोग मुड़ मुड़कर उन्हें देख रहे थे। आपकी बहू बहुत ही खूबसूरत है, बाखलाक और नेक बच्ची है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वो आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा हर किसी से खुद मिल रही थी। ताई जान की मौजूदगी में वो सभी औरतों से झुककर सलाम लेती, हम उम्र लड़कियों को हेलो हाय करती। शादी से पहले वाली लैला नहीं लग रही थी, मगर जहाँ इतनी मोहब्बत हो वहाँ हसद भी तो होता ही है। मेहंदी की रस्म से फारिग होकर सभी मेहमान खाना खा रहे थे जब उसके किसी कज़िन ने किस्सा छेड़ा। यार, मेरा ना एक दोस्त था, उसने वीज़े के लिए एक अफ्रीकन से शादी कर ली। हम कहते थे भाई असल अंधेरा तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। वो बेढंगा सा कहकहा लगाकर बोला था। टेबल पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात पर नज़र उठाकर लैला को देखा, जबकि मुश्तबा खाने से हाथ रोक चुका था। भाई बीवी ऐसी हो कि देखकर दिल खुश हो जाए, ना कि ऐसी कि शक्ल देखकर ही उल्टी करने को दिल करे। वो सीधी सीधी चोट कर रहा था। लैला ने एक नज़र मुश्तबा की बिछी हुई मुट्ठियों को देखा और धीरे से उस पर अपना हाथ रख गई थी। जुनैद भाई, बिल्कुल ठीक बात की है आपने। खैर, सदफ़ और रिदा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और मैंने तो मुश्तबा को खुली इजाज़त दी है, दूसरी क्या तीसरी और चौथी भी शादी की भी। वो जुनैद की बहनों का नाम लेकर बोली थी। लैला की माँ अपनी बेटी की हैरत को देख रही थी। भला वो इतनी बाएतमाद कब हुई थी? उसे तो बोलना भी नहीं आता था।
क्या बकवास कर रही हो लैला? रिदा एकदम ही चीख कर बोली थी। अरे चंदा, मुश्तबा को ऐसी जुबान दराज लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो बड़े लाड से बोली थी और साथ ही अपना आइकॉनिक कहकहा लगाया था, जबकि इस दफ़ा मुश्तबा को इशारा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसकी खुद ही हंसी निकल गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, और भी कई लोग उसके बात का मतलब समझकर मुस्कुराहट दबा गए थे। मजाक कर रही हूँ यार, हम इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि इतना मजाक तो चलता ही है। वो कंधे उचकाकर बोली, इतना अरसा हमने भी तो तुम लोगों का मजाक सहा है ना, कुछ अपना थूका भी तो चाटो तुम सब लोग। बुरे लोगों पर हाथ उठाकर अपने हाथ गंदे करने से बेहतर है कि बंदा उन्हें नज़रअंदाज करे और ख़ुद कह कहे लगाए। कह कहे की चोट ज़्यादा गहरी होती है। उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करती हुई वो बोली थी। खाना खाकर वो लोग ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे। सर, मैम, एक फ़ोटो प्लीज़। तभी कैमरामैन उनके पास आया था। मुश्तबा ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ और दूसरा हाथ पाजामे की जेब में गहरे सब्ज रंग की भारी कामदार सूट में मलबूस लैला मुश्तबा मेहंदी रंग के कुर्ते और सफ़ेद पजामा जेबतन किए हुए मुश्तबा के पहलू में खड़ी थी। तस्वीरें बिल्कुल मुकम्मल थीं। वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। आज गुल का वलीमा था। उसने गहरे मैरून रंग की साड़ी पहनी थी। वलीमे में भी वो यूं ही चहचहाती फिर रही थी। मुश्तबा की शौक सी नज़रें उसी पर थीं। वो कुछ देर बाद उसे कोई जुमाइने इशारा करता कि वो गुलनार हो जाती। मकलावे पर जब महागुल घर आई तो लैला भी घर चली आई थी। महागुल तो घर आते ही कपड़े बदल चुकी थी, जबकि लैला अभी मुश्तबा को रुखसत करके मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई और ज्वेलरी उतारने लगी। लैला, तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही थीं। उसे मुसलसल खुद को देखता पाकर लैला ने सवालिया अंदाज में नज़रें उठाईं तो महागुल हिचकिचाकर बोली। लैला कह कहे लगा उठी, बस करो यार, वैसी की वैसी ही हूँ, अफ्रीका से इम्पोर्ट शुदा। वो बड़े दिल से हंसी थी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही लैला कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो, कुछ भी नहीं बदला, मगर आज तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो। वो जैसे किसी कशिश व शेषोपंच में मुब्तला थी। मैं तुम्हें बताऊं असल खूबसूरती क्या है? वो पुरस्कार अंदाज में बोलती उसके पास बेड पर बैठ गई थी। हुस्न तो वजूद ही नहीं रखता। ये तो मोहब्बत है जो नज़रों में है और जो नज़रों से ही देखी जाती है। तुम मोहब्बत भरी नज़रों को हसद वाली नज़रों से नहीं देख सकती। देखोगी तो हुस्न नज़र ही नहीं आएगा, बस सूरती ही नज़र आएगी। वो मुस्कुराकर बोली थी। मैंने आज तक अपने रंग के बारे में अनगिनत बातें सुनी हैं, अनगिनत बार मजाक सुने हैं। मुश्तबा ने अपनी जिसामत को लेकर अनगिनत बार तज़ीक अमेज़ जुमले सुने हैं, मगर उन्होंने मुझे एक बात बताई। वो चंद पल को रुकी। महागुल उसे बगौर सुन रही थी। एक अमीर गोरे रंग का मालिक, खूबसूरत जिसामत वाला मर्द जो औरत को बेइज्जत करता है, जो उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, कैसे खूबसूरत लग सकता है। एक गोरे रंग की तीखे नैन नकुश वाली औरत जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, जो घर नहीं बना सकती, कैसे खूबसूरत लग सकती है। महागुल को लगा कि लैला ने उसके मुंह पर जूता दे मारा हो। उसका ध्यान बेसाख्ता ही अपने गर्दन पर मौजूद कंसीलर से छुपे इन जख्मों की तरफ गया। तो क्या वक्त का पहिया उल्टा घूम चुका था? क्या मकाफात अमल शुरू हो चुका था? जिस दिन मैंने ये जान लिया था ना, उस दिन मैंने तय किया था कि मुझे खूबसूरत औरत नहीं बल्कि खूबसीरत औरत बनना है। लैला ने बैठे बैठे पैरों को हील से आज़ाद किया। मुझे माफ़ कर दो लैला, मैंने तुम्हारे बहुत दिल दुखाया है। वो अचानक ही रोंदी हुई आवाज़ में बोली थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं तो मुआफ़ी कैसी? मैं रोज़ रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोती हूँ गुल। ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है और मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती। चलो तुम अब आराम करो, मैंने भी किन बातों में लगा दिया है तुम्हें। वो हंसते हुए उसका गाल थपथपाकर उठ बैठी, जबकि सोचों में जकड़ी महागुल वहीं बैठी रह गई थी। वो हस्बे मामूल किचन में खड़ी दोपहर का खाना बना रही थी जब कान के करीब वही भारी सी आवाज़ सुनाई दी, ओ मेरी लैला लैला लैला। वो अपनी भारी आवाज़ में गुनगुनाता हुआ उसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया था। गैस करो कि आज क्या हुआ? उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैं बताता हूँ, मेरी जॉब लग गई है बैंक में। उसने पलटते हुए पीछे पड़े मिठाई के डिब्बे से एक गुलाब जामुन निकालकर उसके मुंह में रखते हुए पुरजोश होते कहा था। लैला खुशी से चीख उठी। वाकई? उफ़ अल्लाह, मैं ना कहती थी मुश्तबा, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल लाजमी देगा। लैला की खुशी का वाकई कोई ठिकाना नहीं था। मैं ताई को बताकर आती हूँ। वो दोनों ही हाथों में एक एक गुलाब जामुन पकड़ती बोली थी। गुलाब जामुन वैसे भी उसकी पसंदीदा थी। किधर लैला मैडम, पहले मेरा मुँह तो मीठा करवा दो। वो उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़कर शौकी से बोला था। जी नहीं, ये मेरे हैं, आप खुद निकाल कर खा लें, लैला ने कहते साथ ही एक गुलाब जामुन मुँह में डाला था। कोई बात नहीं, मैं अपना मुँह खुद ही मीठा कर लेता हूँ। वो आगे बढ़ा और बड़ी शौकी से जिसारत कर गया। लैला ने शर्माकर पहलू बदला था।
मेरी ज़िंदगी में आने का, उसे महकाने का, संवारने का, उसे जन्नत बनाने का शुक्रिया। वो उसका माथा चूमता हुआ बोला था तो वो मान से गर्दन अकड़ा गई। मुआशरे की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई थी। मर्द की जेब में पैसा नहीं था और औरत के पास हुस्न नहीं था, मगर वो शादी कामयाब ठहरी थी क्योंकि उन दोनों ने दुनिया के बजाय अल्लाह की राह को चुन लिया था। और अल्लाह की राह चुन लेते हैं, अल्लाह खुद उनकी राह से कांटे हटाकर वहाँ फूल बिछा देता है। ख़त्म शुद्ध। मज़ा आ गया नावल पढ़ के, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार नावल था और कितनी अच्छा मैसेज था नावल के अंदर कि लाइक ये जो चमक धमक और ये दुनिया देखती है ना, नावल पढ़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा मैसेज था। उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे एक लॉन्ग नावल स्टार्ट करना है, उम्मीद है आप सभी उसे रीड करेंगे या फिर वॉच करेंगे। चलिए अपना नावल ये तो ख़त्म करते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।